नमस्कार आप सभी लोगों को। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज नया साल है, सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएँ। नववर्ष आप सभी लोगों के जीवन में खूब खुशियाँ लाए, लाभ लाए, धन लाए, स्वस्थ और निरोग बनाए भगवान आपको। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। मैं कमलेश मेहरा अपनी यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मेरी दूसरी वीडियो है एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो जो भी हम एमसीक्यूज़ बना रहे हैं, ये ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर बना रहे हैं और कई एग्ज़ाम्स में, कई नहीं, इंडिया के बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस की वैल्यू है, ये आए हुए हैं। तो आप सभी लोग इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, मिस ना करें, ठीक है? धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किनका अध्ययन है पारिस्थितिकी? जीव और वातावरण। सबसे पहले दिमाग में हमें ये रखना है, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। जो ये बॉक्स बना रखा है बीच में, तो इस पर ज़रूर फोकस करें आप लोग, क्योंकि इस बॉक्स में आपको लगभग एक चैप्टर के बराबर हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी। इसका आंसर क्या है? जीव और वातावरण। तो ये बॉक्स जो बनाया गया है, इस बॉक्स को आप कभी भी मिस ना करें, इसको ज़रूर से पढ़ें। ये हम लोगों का एक, कह सकते हैं ना, एक पूरा चैप्टर ही इसमें समाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, परिस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। किसने किया था? ट्रांसले ने। किसने किया था? ट्रांसले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है उसको किसने प्रस्तावित किया? ट्रांसले ने। ऑप्शन नंबर डी। और इसका एक्सप्लेनेशन हम इस बॉक्स के ज़रिए पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा सोर्स है, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से आसानी से आप अच्छे नंबर ही नहीं, फुल नंबर ला सकते हैं। जो देखिए बॉक्स है, इसको आप डीपली पढ़ो, क्योंकि अगर मैं इस बॉक्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगा काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? अभी तक तो सही था, वो हमने पढ़ना है, लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कौन सा संबंध सही नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। सबसे पहले, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान पर समय इकाई के समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, यह एक कार्यशील इकाई है। तीसरा, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। देखो, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, पारिस्थितिकी क्या होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हर कोई जानता है। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र क्लोज्ड होगा ना, तो क्या परिस्थितियाँ चल पाएंगी? क्लोज्ड पारिस्थितिकी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये क्या है? एक ओपन तंत्र है। लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हम जा रहे हैं इसमें 5वें की ओर। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर पुट इसलिए कर रखा है क्योंकि ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। क्योंकि इन क्वेश्चन को जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ना, ये बहुत बड़े एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पूछा गया है? ये 2015 में। कहाँ? यूपी पीसीएस में। ये देख लीजिए आप, ये देखिए, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है सवाल। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस की क्या है? अपनी एक वैल्यू है। ये देखिए 2015 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक। अब देखो, हम बनाने को तो एमसीक्यूज हम ना फटाफट बना सकते हैं, एक वन लाइनर। लेकिन यहाँ पर समझ क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्स में इनकी अपनी ही एक रोल है। अगर आप थोड़ा भी इसमें से समझ जाते हो, आपको पूरा का पूरा बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1, एक दूसरे के अन्योन्याय करने वाले जीवों ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है। एक, पृथ्वी का वो भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है। 2, जीवों का समुदाय, साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। सी, किसी भौतिक भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी का। तो ये क्या है?
4 ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है। कैसे? निम्न में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? देखो, कुछ न कुछ तो एक दूसरे से मैच करते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सबसे सर्वोत्तम वर्णन, तो ऑप्शन नंबर सी। क्यों? ऑर्गेनिज्म का समुदाय है, कम्युनिटी है, साथ ही पर्यावरण वही जिसमें रहते हैं। क्योंकि जहाँ हम रहेंगे ना, अकेले सिंगल रहेंगे जब, तो हम क्या होंगे, कहीं न कहीं अपने एक नॉर्मल अपने परितंत्र में तो रहेंगे, लेकिन जहाँ कम्युनिटी होगी ना, तो जब कम्युनिटी होती है तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर कहीं न कहीं एक फुल, जिसे कहते हैं पूरा का पूरा परितंत्र साथ में रहता है। तो ये परितंत्र की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक? ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 छठा, निम्नलिखित कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सभी को पता है। अब अब क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलता है कि यार क्वेश्चन सरल है लेकिन थोड़ा जटिल भी है। आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है। घास का मैदान नेचुरल होता है। देखो आप लोग, जो घास के मैदान है प्रकृति द्वारा खुद बनाए जाते हैं। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी खुद बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, घास का मैदान। झील, झील भी एक नेचुरल परितंत्र है। धान का खेत, अब देखो आप लोग बोलोगे धान भी तो खुद ही उगते हैं, है ना, लेकिन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि धान को हम उगाते हैं। धान जो है उगाया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है? हम जब धान को उगाएंगे तब जाके धान पैदा होंगे। अगर हम खेतों में कुछ उगाएंगे ही नहीं तो धान क्या पैदा होंगे? नहीं होंगे। तो वहाँ पर क्या होगी? घास पैदा होगी। तो ये बोलता है कि कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो हम लोग बना रहे हैं। तो आर्टिफिशियल ये है। और नेचुरल में क्या है? नेचुरल में से जंगल है। ठीक है? जंगल हम कुछ नहीं भी करेंगे, जंगल में कुछ बोएंगे भी नहीं, तो नेचर क्या करता है, खुद ही वहाँ पर कुछ ना कुछ पैदा कर देता है। घास के मैदान, घास के मैदान देखो आप, घास खुद उग जाती है, बनाने की ज़रूरत नहीं है कुछ। खेती नहीं भी करो तो उसी खेती में घास उग जाती है। झील, बड़े बड़े झील देखो, खुद आर्टिफिशियल झील भी होते हैं उन्हें को, लेकिन जो नेचुरल झील होते हैं उसमें खुद प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण का समर्थन कर सकती कहलाती है। मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एट्थ। एट्थ का ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, तो इसका ऑप्शन क्यों वहन क्षमता है, और तो इसको समझाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। वहन क्षमता, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। अब देखो, हम वहन करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, वहन क्षमता जिसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो मतलब ये देखो कि जहाँ पर ना बहुत सारे जीव एक साथ होंगे, तो नेचर क्या करता है, उनको वहन करता है। तो नेचर क्या करता है, वहन करता है। कम्युनिटी को हम वहन कर रहे हैं, तो उसकी जो नेचर की जो एक पोटेंशियल है ना, जो उसकी क्षमता है नेचर की, तो वो क्या कर रही है, इस पर्यावरण को कैरी कर रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी। तो हम इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का सही नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सीधा लगा देंगे हम। देखो, कुछ क्वेश्चन है ना, पर्यावरण कर्मता, इसका ऑप्शन क्या है, पर्यावरण पारिस्थितिक कर्मता। अब मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। पारिस्थितिक कर्मता द्वारा पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं, बल्कि जीव के समुदाय में उसकी भूमिका, उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। तो ये जो वर्ड है हमारे पास, कौन सा, कार्यात्मक भूमिका, किसकी, पारिस्थितिकी की। तो केवल जीवों द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। जीवों के समुदाय में उसकी कार्य, किसका, जीव द्वारा ग्रहण किए दिक् स्थान।
जीवों द्वारा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी कर्मता। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में जो भी जीव हैं उनकी भी कुछ ना कुछ भूमिका रहती है, तो उसका वर्णन किया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? ये क्वेश्चन देखो आ गया क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ऐसी हवा में मत लेना। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? समुद्र। समुद्र क्या है? हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो समुद्र परिस्थिति कितने परसेंट फैली हुई है? 71% जो है हमारी समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र फैली हुई है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण में। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 11, निम्नलिखित में कौन एक विश्व का पारिस्थितिकी तंत्र है? विशालतम। समुद्र। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज घुमा दी गई है। कितना है? 71%। पहली बात कर दी मैंने, 72 to 71% है। ऑप्शन नंबर ए, 11वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया लैंग्वेज, लेकिन अच्छे खासे लोग यहाँ भी धराशायी हो जाते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? मदद नहीं करता। वनों को रोपेंगे तो हम क्या करेंगे? परिस्थिति को बनाए रखेंगे, पर्यावरण को बना कर रखेंगे। वर्षा का जल प्रबंधन होगा तो अच्छी खासी हमारी परिस्थिति बनी रहेगी। जैव मंडल भंडार होगा, तो जैव मंडल भंडार का मतलब है जितने भी हमारे जैव जीव होंगे उनका संरक्षण होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो क्योंकि वो हमारे क्या एटमॉस्फेयर में या हमारे जो जो जिसे कह सकते हैं क्या कहते हैं हम उसको, फूड चेन में भी हमारी हेल्प रहती है जयमंडल। जो भी हम बना कर रखेंगे, वनों को काटना, वनों को काटेंगे क्या परिस्थिति बन सकती है? नहीं। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जाते हैं, 13 की ओर। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? जो इंडिया में पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे बड़ा कारण क्या है? वनों का उन्मूलन, वनोन्मूलन। आंसर नंबर ए। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका 13 का ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी काटने से हम क्या होगा? पारिस्थितिकी हमारी खराब हो जाएगी। 14वीं का ऑप्शन नंबर ए है। तो आप सभी लोग अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको है? हमारी इकोलॉजी सिस्टम, इकोलॉजी में इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषण किसको मिलता है? बताओ बताओ। सबको पता होगा ये चीज़, लेकिन सब लोग गलत करके आएंगे। कैसे? क्यों? कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि हम लोग जो हैं शाकाहारी नहीं हैं, मांसाहारियों को खूब मिलता है। और लेकिन कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है बचपन में, तो उसका आंसर क्या होता है? शाकाहारी। शाकाहारी को क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा ज़्यादा पोषण, ज़्यादा पोषण। ठीक। किसको मिलता है? शाकाहारी जीव को। ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या है? शाकाहारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवी संगठन नहीं है, संगठक नहीं है, तो कौन है जीवी संगठक? देखो, जीवी संगठक का मतलब है कौन इसमें से जीवित या प्राणी के रूप में नहीं है, सीधी सी बात है। पहला है जीवाणु, जानवर, वनस्पति, वायु। तो वायु के जीवित अवस्था में है, कहीं ना कहीं हम इसे क्या कहते हैं? हिडन रूप में देखते हैं। तो क्या है? तो माइक्रोस्कोप से भी हम इस वायु को देख नहीं सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। बट इसकी जो जटिलता है उसे नहीं चेक कर सकते हम। बट हाँ, जीवाणु को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। वनस्पति दिखती है, जानवर दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 का, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है?
जो हमारी पारिस्थितिकी निकाय है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर, सौर ऊर्जा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक जीव अपघटक जीव कहलाता है? वायु, जिसे डिकम्पोजर कहते हैं। तो कौन है? अब जीव अपघटक जीव कहलाता है। तो कौन कौन है? जो जानवर मरते हैं तो उसको खाते हैं, तो कौन कौन है? कवक और जीवाणु। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे समझ गए, कवक और जीवाणु जो सड़ाते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, देखना। प्राथमिक, प्राइमरी, तो सबसे पहले चींटी, हिरन, लोमड़ी, बाघ। अब एकदम बाघ तो प्राइमरी नहीं होगा ना, लोमड़ी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन है चींटी। चींटी तो होगी। दूसरा हिरन, हिरन भी होगा, क्योंकि क्या है, ये सब प्राथमिक, प्राइमरी है। क्या करते हैं प्राइमरी? क्या होगा? जो एकदम सोर्सेस, नेचुरल हैबिटेट को जो नुकसान पहुंचाता है स्टार्टिंग में, वो कौन है? चींटी और हिरन। तो ऑप्शन नंबर ए। 20वां, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में मानव है। क्या है फूड चेन में मानव? फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी। मानव क्या है? प्राथमिक भी और द्वितीयक उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में प्रमुख, समुद्री वातावरण में क्या है? समुद्री वातावरण, एक सेकंड। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों, इसको मिस मत करना, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा 1 नंबर के लिए। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन? फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन सा है इसका आंसर? 21 का 1। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, पहले दिमाग में ये रखो, फाइटोप्लैंक्टन्स होते क्या हैं? जो जो समुद्री खाद्य श्रृंखला होती है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स प्राइमरी सोर्स होते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या करते हैं? एनर्जी इनको प्राप्त करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। तो अब ये लिखा है फाइटोप्लैंक्टन, देख लीजिएगा। गहरे समुद्री स्रोत या समुद्र जड़युक्त पौधे होते हैं ये, ठीक है। विभिन्न प्रकार की घास एवं जंगली शाखाएं पौधे भी, शाकी पौधे भी हो सकते हैं। और ग्रासलैंड, इनका पारिस्थितिक तंत्र कैसा होगा? जड़युक्त पौधों का छिछले पानी में होंगे ये, घास के लैंड में होंगे, घासतान में होंगे, फसल के पौधे तो फसल भूमि, क्रॉपलैंड में भी ये मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर जाते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन कौन उत्पादक घटक है? देखो, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ठीक है, उत्पादक प्राइमरी सोर्स जो है कौन है? उत्पादक कौन घटक है? हमारा हरे पौधे। ऑप्शन नंबर डी। तो ये अगर अच्छे से समझना है तो एक बार बॉक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा आप। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं उत्पादक घटक? कौन है? जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सूर्य प्रकाश का जो संश्लेषण होता है उसका उपयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा खुद जो है खुद का आहार बनाते हैं और खुद के पौधों को स्वशोषित करते हैं, मतलब स्वपोषित करते हैं। और साथ ही में जो हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? कौन से? ये उत्पादक घटक हैं। कौन? पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में ये प्राइमरी सोर्स को क्या करते हैं? हमारे फूड देते हैं, खाना पीना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। जो पोषण प्रोवाइड करते हैं कौन? हरित पादप। अभी ये क्वेश्चन ऊपर मैंने ये पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। देखो टाइम भी हो रहा है तो फटाफट भी जा रहा हूँ, फिर भी समय लग ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 24।
की ओर जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही है, सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पर्वत, अजैविक अव्ययी, हरे पौधे, वर्षा, कौन सही सुमेलित है? सही की ओर देखना है हमने। तो पर्वत जो है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पर्वत कभी टूटते बढ़ते भी करते हैं। अजैविक अव्ययी, अब कौन सा है? जीवाणु, ये भी गलत है। ठीक है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जिम्मेदार है, तो हाँ भाई। वर्षा जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, नहीं, वर्षा पहले भी होती थी। फिर भी हम इसको देखते हैं। जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये क्या है? पोषण प्रोवाइड करते हैं, किसको? मनुष्य और अन्य जीवों को। तो ये देख सकते हैं, इसका ऑप्शन सी है, और इस बॉक्स को आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक घास तली पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न विभिन्न घटकों का सही क्रम है। जो घास स्थल जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उसके फूड चेन में कौन सा घटक सही है? तो सबको पता है, पहले घास होगी, फिर उसके बाद उसको टिड्डा खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डी को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए। बस, ठीक है। 25 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? घास करेगी, सबसे पहले घास बनेगी, घास को बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा? मानव। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पाया जाता है? जीव भार का पिरामिड, कौन सा पिरामिड जो है, सीधी सी बात है, इकोसिस्टम में हमारा उल्टा पाया जाता है? ये कौन सा वाला पाया जाता है? तालाब का। क्यों? इसके पीछे कारण बताता हूँ। सबसे पीछे देखो, बढ़ते हुए क्रम में हम चलेंगे। सबसे प्लैंक्टन्स मिलेंगे। प्लैंक्टन्स थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, कौन? पौधे बूंदे हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए। क्रस्टेशियंस को कौन खाएगा? उसको खाएंगे मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ। ठीक है, छोटी मछलियों को कौन खाएगा? छोटी मछलियों को खाएंगे बड़ी मछलियाँ, तो उनका वेट क्या रहेगा? ज़्यादा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो सीधी सी बात है, उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ भी आएगा ना, उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र, आँख बंद करके लगा दो, तालाब। क्या लगाओगे? तालाब। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभव अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद कौन सा, किस एक जीव में उसका संभव अतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, एक सेकंड, अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम और दूसरे स्तर पर उसका अधिकतम। हाँ, अब समझ रहे हो? तो ये कहना चाह रहा है, अगर हम जैसे डीडीटी छिड़केंगे, ठीक, तो हमने डीडीटी छिड़की देना, ज़मीन पे घास होगा, घास होगा, ये हमारी डीडीटी है। ठीक है, मान लो डीडीटी, तो ये घास पे गई, फिर घास को किसने खाया? मेढक ने। मेढक, मेढक को किसने खाया? मेढक को सांप ने। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होगा? सांप, सांप पे होगा डीडीटी छिड़कने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ये पर्यावरण शत्रु पौधा होता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? संकट। यूकेलिप्टस सेम है, पर्यावरण का शत्रु है। ये शत्रु इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी कार्य जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शक्ति
पुराना शत्रु माना जाता है। अत्यधिक जल ग्रहण करता है ये पौधा। अगला क्वेश्चन है 31, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिन आवास का कारण है तालाब एवं दलदल। लैंटिन आवास क्या होते हैं? स्थिर जल के अंदर होते हैं लैंटिन, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। बहते जल के आवास तो इनको क्या कहते हैं? लौटिक, जैसे नदी। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर, स्वच्छ जल में लैंटिन आवास का उदाहरण। लैंटिन मतलब जो स्थिर जल है उसमें लैंटिन कैसे होगा? जैसे हमारे जैसे दलदल बोलते हैं ना, दलदल, तो तालाब, झील, जलाशय, इनको क्या कहते हैं? लैंटिन आवास। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। इकोटोन कैसे है ये देख लीजिए आप। मैं कुछ आंसर 32 का ऑप्शन मैं समझाता हूँ इसको आपको। 32, एक जंगल है ए, दूसरा बी समुदाय, तो ये बना ए जंगल, जंगल, दूसरा बी समुदाय, ये दोनों आपस में मिले तो ये बीच का क्षेत्र कौन सा हो गया? ये बीच का क्षेत्र हो गया इकोटोन। ये कौन सा हो गया? इकोटोन। तो इसे क्या कहते हैं हम? इकोटोन को समुदाय का दो विभिन्न समुदाय के बीच के क्षेत्र को इकोटोन कहेंगे। इसमें इकोटोन ही है बीच का क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी निम्न में से कौन सी है? सबसे ज़्यादा स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, महासागर। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यहाँ महासागर था, तो यहाँ पर क्या है? समुद्र है, क्योंकि अगर महासागर होता समुद्र एक में से दोनों में से कोई भी आए तो समुद्र, महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, कैसे? पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक तत्वों और अजैविक तत्वों के बारे में बात करते हैं, तो अजैविक तत्वों के जो जैविक प्रावस्था में, तो जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्गमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे हमारे प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र होते पाए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को, तत्वों के चक्रण को, तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, ये देखो, तो जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। अब थोड़े से क्वेश्चन बचे बस। 36, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन से संबंध नहीं? निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वन रोपेंगे तो वह जंगल होंगे, वन्य जीव सुरक्षा होगी तो पारिस्थितिकी बढ़ेगी, जल प्रबंधन होगा तो हमारा पारिस्थितिकी बचेगी, तो औद्योगिक प्रबंधन होगा। तो औद्योगिक प्रबंधन क्या होता है? तो पारिस्थितिकी से उसे कोई संबंध नहीं होता उसका, क्योंकि ठीक है, ज़रूरी भी है औद्योगिक प्रबंधन, बट इसका हमारे नेचर से कोई रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि ये मैन मेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी स्थायी मित विविधता है, यह किस आंदोलन का नारा है? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37, पारिस्थितिकी स्थायी मित विविधता है, ये चिपको आंदोलन में, चिपको आंदोलन के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, गौरा देवी के नेतृत्व में। यह प्लांट सर्वेक्षण, जो वृक्ष को काटने से बचाने के लिए, ठीक, चमोली में से शुरू हुआ था ये उत्तराखंड के। चिपको आंदोलन संबंधित किससे? पादप संरक्षण से। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 38, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी ट्रांसलेट ने किया, सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। उपभोग नहीं करता, बनाता है। ठीक है, बनाता है वो। चौथा क्वेश्चन है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, कौन? नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर
ए। कैसे बता रहा हूँ मैं आपको। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले ये तो चलो ठीक है, इसी ने किया था ट्रांसलेटर ने। अपना भोजन जो बनाते हो तो स्वपोषित कहलाते हैं, ठीक है। जो अपना भोजन बनाएगा तो उसे कहेंगे ना प्राइमरी सोर्स के लिए, जो और दूसरों के लिए जो खाना बनाएगा स्वपोषित, ठीक है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 39 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जितने भी बनते हैं वहाँ से, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप समझिए। बिना इस क्वेश्चन के हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं बहुत कम है, कमज़ोर है। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनमें से कौन सा जो सीरियल है वो सही है। सबसे पहले मैंग्रोव होंगे, ठीक। घास तल होंगे, घास तल होंगे झील, झील तो महासागर। मतलब जहाँ पर जो है इकोलॉजी बहुत अच्छे उसमें पाई जाएगी, किसमें, सही रूप में। परितंत्रों की घटती उत्पादकता, तो सबसे पहले मैंग्रोव है, मैंग्रोव वन जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद घास तल है, फिर उसके बाद झील है, फिर महासागर है। तो इसके बाद घटती रहती है हमारी क्या, उत्पादकता। तो देखो दोस्तों, 40 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए और क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, तो कोशिश करूँगा आगे इसको कंटिन्यू करने की। चलो कुछ क्वेश्चन बाकी, इसको कंप्लीट कर देते हैं। एक क्वेश्चन बाकी, 2 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार पर द्वारा पोषित होती है। दूसरा ऑप्शन है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीवों की श्रृंखला संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो इसका ऑप्शन केवल एक है। क्यों, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। यही तो है ना फूड चेन, फूड चेन बनेगा ना, पहले घास, फिर टिड्डा, फिर सांप, फिर गरुड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो 41 क्वेश्चन पूरे हो गए। 42वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। जयमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है। जयमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, गलत। और जयमंडल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक घटन होता है, घटता जाता है। प्रकापी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए है। क्यों, किस डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो 42 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए। और आप सभी लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। कोई कमी हो, कुछ सजेशन देना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। आगे कोशिश करूँगा कि और अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। धन्यवाद। जय देव, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।